हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री है हमारी, जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हो, जो बुक जिस बुक से मैं डाल रहा हूँ ये हरियाणा के अंदर चलती है। और इसके अंदर दिए गए हैं कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनके जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर के, जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री हमसे पूछी जाती है। तो ये देखिए, ये टॉपिक है समय की शुरुआत से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। लेखन कला और शहरी जीवन, तीनों द्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय विस्तार 570 से 1200 ईस्वी तक, यायावर साम्राज्य, तीन वर्ग, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमेट्स एक बहुत बड़ा उपवर्ग है, तो ये किसका है? प्राइमेट्स किसको बोलते हैं? ये स्तनधारियों के वर्ग को बोलते हैं। सेकंड देखिए, जीवाश्म में निम्नलिखित में से किसके अवशेष शामिल नहीं है? तो जीवाश्म के अंदर जो है प्राचीन जो हिमखंडों के अवशेष इसमें शामिल नहीं होते, बाकी जानवरों के, पेड़ पौधों के और मानव के अवशेष इसमें शामिल होते हैं। जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तो इसको स्पीसीज या प्रजाति बोलते हैं। बी इसका आंसर है। चार्ल्स जो डार्विन की पुस्तक है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो 24 नवंबर 1859 को ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम याद रखना है बुक का, बहुत ज़रूरी है। होमिनिड प्राणी जो है कैसे चलते थे? तो ये चलते थे दोस्तों सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों पर। होमिनिड की कई शाखाएं हैं जो कहलाती हैं, तो होमिनिड की कई शाखाएं जो कहलाती हैं जीन्स उसको बोलते हैं। होमो जो है किस भाषा का शब्द है? ये लतीनी भाषा का है। जीवाश्म प्राय दबे रहते हैं। जीवाश्म हमें पता है कि चट्टानों के अंदर दबे रहते हैं, जिसको फॉसिल्स इंग्लिश में बोलते हैं। आदि मानव के इतिहास की जानकारी में जिस खोज ने सहायता पहुंचाई वो कौन सी थी? तो मानव के जीवाश्म भी मिले हैं गुफाओं पर, उसने चित्रकारी की, जैसे कि भीमबेटका की चित्रकारी आप लगा लीजिए, और पत्थर के औजारों ने। तो ये सारे इसके आंसर रहेंगे। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक चार्ल्स डार्विन है। और होमिनाइज जो एक उपवर्ग था, ये किसका था? ये प्राइमेट का था। होमो इरेक्टस का अर्थ क्या होता है? सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मनुष्य को जो है होमो इरेक्टस बोलते हैं। होमो सेपियंस की प्रमुख विशेषता है, तो चिंतनशील ये बन गया था, इसकी चिंतनशील इसकी प्रकृति थी। शिकार तथा मांस के लिए बड़े स्तनधारियों के वध का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जर्मनी के जो सोनजिन से प्राप्त हुआ है। तो ये कितने साल पहले का है? तो ये है दोस्तों 4 लाख साल पहले का। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये नाम दोनों इम्पोर्टेंट है। आदिकालीन मानव की संग्रहण क्रिया में शामिल था, तो क्या करता था वो? पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ को उस टाइम पर वो इकट्ठा करता था। जो आदिकालीन मानव की बात हो रही है, तो वो खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों से ही इकट्ठे करता था। आदिकालीन जो गुफाओं में पाए गए चूल्हे जो हैं किस बात के द्योतक है? यानी कि अग्नि के नियंत्रित उपयोग। क्योंकि जब अग्नि को नियंत्रित करके मनुष्य जो कुछ करेगा, यानी कि वो चूल्हे वगैरह से ही, यानी कि आपको नियंत्रित कर लिया है उसने। तो ये मेन यहाँ पूछा गया है। अफ्रीका के हादजा जनसमूह का मुख्य भोजन है, तो ये है जंगली साग सब्जियाँ। अफ्रीका का हादजा जनसमूह जिस जानवर का मांस नहीं खाते, तो ये हाथी का नहीं खाते, बाकी सभी का खाते हैं। शेर, हिरण, जिराफ का। रसदखोरी से क्या तात्पर्य है? भोजन की तलाश करना। और दोस्तों वर्ल्ड से संबंधित और अन्य जो भी हमारी मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट जितने तीनों पार्ट हैं, सब की वीडियो के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 5 से 10 घंटों की वीडियो है। आप देखोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगी। आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़िए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही हमें बार बार रिवाइज़ कराते हैं चीज़ों को, तो इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना। पूर्व होमिनिड खाते थे, तो ये क्या खाते थे? ये खाते थे चूहे और चुचुंदर, सरीसृप, कीड़े मकोड़े, पक्षी और उनके अंडे, तो ये सभी को खाते थे। आज से 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले नियंडरथल मानव जो है मुख्य रूप से कहाँ रहता था? तो ये रहता था यूरोप के अंदर, मध्य एशिया में भी, पश्चिमी एशिया में भी, यानी कि ये सारी जगह रहता था उपरोक्त सभी। प्राइमेट्स की विशेषता नहीं है, तो सभी प्राइमेट्स की पूंछ होती है, तो ये विशेषता नहीं है इसकी। बाकी इनका गर्भकाल अपेक्षाकृत लंबा होता है। इनमें अपने तापमान को स्थिर रखने की क्षमता होती है, तो ये प्राइमेट्स की विशेषता है, दोनों इम्पोर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलोपिथेकस किन 2 शब्दों से बना है? तो ये जो है लैटिन और ग्रीक
का वर्ड है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। काफ़ी इजी है ये। होमिनाइड निम्न दृष्टि से बंदरों से भिन्न होते हैं, तो ये किससे भिन्न होते हैं? ये उनका शरीर जो है बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती, उनके विकास तथा निर्भर की अवधि जो है अधिक लंबी होती है। हिमयुग के अंत का प्रभाव क्या था? तो इससे अधिक नरम यानी कि अधिक गर्म और नरम मौसम की शुरुआत अंत का, यानी कि इसका प्रभाव इसी की वजह से इसका अंत हुआ। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य कितना पुराना है? तो ये दोस्तों 21,000 वर्ष पुराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ। और ये आया सेकंड जो है लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित। मेसोस का क्या अर्थ होता है? ये मेसोस जो वर्ड है मध्य को बोलते हैं। पेटोस का अर्थ नदी को बोलते हैं, यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं। इराक मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन सामग्री का प्रादुर्भाव हुआ, तो वो दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में हुआ। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है? तो लिखित दस्तावेज भी है, कब्रें भी हैं, मुद्राएं भी हैं, तो तीनों हैं। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में किस प्रदेश की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी? तो ये थी दक्षिणी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ? तो ये 3000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ, यानी कि ईसा से 3000 लगभग आज से 5000 साल पहले। मेसोपोटामिया की इनाना दो देवी थी, तो ये प्रेम और युद्ध की देवी थी। इंपॉर्टेंट है ये, प्रेम और युद्ध की देवी थी ये। मेसोपोटामिया में खेतों मत्स्य क्षेत्र होता था, लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था, तो ये आराध्या देवी को माना जाता था। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे, तो ये अर्पित करते थे मछली, अन्न और दही, तीनों करते थे। तांबा तथा रागा नामक धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु है, तो ये कांसा है दोस्तों। वारका शीर्षक नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है? तो ये मिला है उर नगर से। मेसोपोटामिया का जो जल मार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, तो ये था फरात नदी मार्ग। इम्पोर्टेंट है ये। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना, तो ये बना लेखन कार्य की शुरुआत का। बाइबल के निम्न भाग में मेसोपोटामिया का अर्थ संदर्भ में उल्लेख किया गया है। प्रथम भाग को ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं और द्वितीय को जो है दोस्तों न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था, तो ये यूरोप वासियों के लिए। आज मेसोपोटामिया निम्न देश गणराज्य का भाग है, तो ये इराक का भाग है आज वर्तमान समय में। मेसोपोटामिया में चंद्र देवता को क्या कहते थे? ये उर बोलते थे चंद्र देवता को। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी तथा मल जाता है, तो ये नाली में जो व्यवस्था वहाँ हमें मिलती है, तो उसके अनुसार नाली में सारा कुछ जाता था ये। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार निम्न तरीके से किया जाता था, तो ये शवों को नीचे भूमि में दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग जिस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, तो वो क्या थी? भेड़ बकरियों के चराने के लिए होता था। मारी जो प्रदेश था वहाँ पे एक क्षेत्र था। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो ये कालगणना भी इनकी देन है और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा, यानी कि दोनों इसका आंसर है। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा? तो इन्होंने 12 में ही बांटा, जैसे कि आज के टाइम में है। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को कितने का बांटा हुआ था? तो ये 4 हफ्तों में महीने को इन्होंने बांटा हुआ था। असुर बेनीपाल का पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था, तो ये नाबू था वहाँ पे देवता। असुर बनीपाल के पुस्तकालय में मूल जो ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो 1000 थी। बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिलती है? तो ये 625 ईसा पूर्व में मिलती है। इंपॉर्टेंट है ये। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नबोनिडस। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल क्या था? तो ये था 850 हेक्टेयर से अधिक। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ मिलती हैं लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। मेसोपोटामिया की किलाकार जो लिपि का प्रत्येक चिन्ह व्यक्त करता है अक्षर को, यानी कि इनकी किलाक्षर लिपि थी। इम्पोर्टेंट है ये। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फला फूला? तो ये 2000 ईसा पूर्व के बाद। साइप्रस के द्वीप लासिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिलता है, तो ये तांबा। जिगुरात बेबीलोन नगर में था, एक सीढ़ीदार जो मीनार थी। बाबली लोगों का मुख्य देवता था, तो ये मरदूक था। बाबली लोगों की प्रमुख देवी कौन सी थी? इस्तर थी।
दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों का उर देवता सूर्य देवता को बोलते हैं। ये मेसोपोटामिया के अंदर दक्षिण के अंदर उर को सूर्य देवता कहा गया है, लेकिन आप ऊपर क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, एक जगह चंद्र देवता को भी कहा गया है। असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1100 ईसा पूर्व। असीरियाई राज्य। इराक और मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर जो फल देने वाला पेड़ कौन सा था? तो ये था खजूर। मेसोपोटामियाई हथियार जो है बने थे कांसे से, कांसे के बने होते थे, क्योंकि इनको कांसे युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी, तो ये सुमेरियन, आजकल इसका नाम सुमेरियन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। मेसोपोटामिया के निम्न शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था, तो उरूक को शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिल्प भी जरूरी होता है, परिवहन व्यवस्था भी और व्यापार और सेवाएं भी शहरी विकास के लिए जरूरी होता है। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते थे? तो ये स्लेट बोलते थे। मेसोपोटामिया के समाज को महत्व दिया जाता था, एकल परिवार वहाँ पे इस टाइम था, सिंगल फैमिली। मारी के पशुचारक जिस चीज़ के बदले अनाज और धातु के औजार प्राप्त करते थे, तो ये पनीर, कपड़ा और मांस तीनों के बदले करते थे। मेसोपोटामिया के खानाबदोश जो लोग थे वो अक्कदी, एमोराइट और असीरियाई लोग थे, यानी कि तीनों थे। मारी राज्य अद्वितीय था व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से। सारगोन राजा था, तो ये अक्कद का राजा था, सारगोन इम्पोर्टेंट है नाम। और अब आए हैं दोस्तों ये 3 महाद्वीप में जो फैला हुआ साम्राज्य उससे संबंधित क्वेश्चन। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के 2 शाश्वत राज्य थे, तो कौन कौन से थे? रोम और ईरान। रोम साम्राज्य में शामिल था पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा भाग, उत्तरी जो आधुनिक यूरोप का अधिकांश हिस्सा, तो तीनों थे। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था, तो ये था सहारा रेगिस्तान। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी ये थी लातीनी और यूनानी, यानी कि डी इसका आंसर है। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये था अगस्टस। बलात् भर्ती वाली सेना थी, तो ये फारस की थी। रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था, यह बात दर्शाती है। उपरोक्त में से इसका कोई नहीं आंसर है। गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? सत्ता को हथियाना। रोम के शासक अगस्टस का शासनकाल जाना जाता था शांति के लिए। दिनारियस नामक सिक्के में चांदी होती थी 4.5 ग्राम। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार क्या था? बड़े बड़े शहर। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा शाही क्षेत्र था जिसमें शामिल था अपने ही मजिस्ट्रेट, एक निश्चित राज्य क्षेत्र, नगर परिषद। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किया, तो ये पुरोहित वर्ग ने किया। ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नान का विरोध इस आधार पर किया कि जल अपवित्र होता है। रोम साम्राज्य की घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा था? तो ये इटली में कैपेनिया, मिस्र में फैंट्यूम तथा गैलीली, इटली में सिसिली, तो तीनों थे ये। चरवाहा द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान बदलना क्या कहलाता है? तो ये ऋतु प्रवास बोलते हैं। रोम साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, तो ये था भूमध्य सागर क्षेत्र में। रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में जिस शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था, तो ये जल शक्ति थी। दोस्तों हम DSSB, नेट, NVS, KVS सभी के ऊपर काम करते हैं, यानी कि वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, PGT जो भी जहाँ भी आएगी तो हमारा मैटर हर जगह काम आएगा आपके लिए। आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दास प्रजनन रोम का उद्देश्य था, तो ये क्या था? अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। रोम से अधिक महंगा श्रम था, तो ये क्या था? दास श्रम। रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न ढंग अपनाते थे, तो ये क्या करते थे? उन्हें दाग देते थे, यानी कि दाग लगा दिया जाता था, उनको निशान बना दिया था जलाकर, उन पे उन्हें जंजीरों में रखा जाता था, उनके साथ ऋण संविदा के रूप में करार किया जाता था। तो 4 इसका राइट आंसर है। रोमन सेनेट्रो तथा नाइट वर्ग असमानता दर्शाने वाले बिंदु हैं, तो ये कई नाइट जो है जहाज के स्वामी थे, कई नाइट जो है साहूकार थे, कई नाइट व्यापारी थे, तो तीनों यानी कि 3 के 3 सही हैं। रोमन सरकार ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जिस धातु के सिक्के चलाए, तो कौन सी थी? तो सोना था वो, इम्पोर्टेंट है ये। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बनता है? तो ये बनता है
चौथी शताब्दी ईस्वी में, चौथी शताब्दी ईस्वी में रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोगों के लिए था, तो ये जर्मन के लिए था रोमोत्तर राज्य, रोम के उत्तर में जो था। रोमोत्तर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी 540 ईस्वी के दशक में। निम्न लेखक की रचना में से रोम के लोगों का अपने कामगारों के प्रति व्यवहार का पता चलता है, तो ये कोलुमेला, अगस्टीन, वरिष्ठ पिलनी जो है ये वहीं की रचनाएं हैं रोम की। रोम तथा ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहते थे, तो ये ताचीन बोलते थे। चीनी लोगों का ताचीन से क्या अभिप्राय था, बृहत्तर चीन या पश्चिमी को बोलते थे। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी कौन सी है, तो तीसरी शताब्दी है। पूर्ववर्ती और प्रवर्ती में से बांट दिया था। रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार शत्रुतापूर्ण था, तो ये सीनेट के प्रति। मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज संविदा पत्र लिखे हुए पाए गए हैं, ये पेपिरस पेपर के ऊपर थे। छठी शताब्दी में जस्टियन के शासनकाल में मिस्र से रोम साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि क्या थी, तो 25 लाख सॉलिड्स थी। सॉलिड्स उनकी मुद्रा थी उस टाइम पे। रोमन लोग निम्नलिखित देवी देवता की पूजा करते थे, तो ये सभी की करते थे। जूनो भी, जुपिटर भी, मिनर्वा जो थी बुद्धि की देवी थी। रोमन लोग का पूज्य देवी देवता नहीं था, तो ये इनका इनाना जो था इनका ये पूज्य देवता नहीं था, यानी कि मिनर्वा और मार्स की पूजा करते थे। मार्स जो था ये युद्ध का देवता था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ दशकों में रोमन साम्राज्य निम्न नाम से जाना जाता था, तो ये था बेंजेटाइन साम्राज्य इसको बोलते थे उस टाइम पे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों की बात हो रही है। किस वर्ष रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभक्त हुआ, तो ये हुआ 285 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट है डेट। और DSSB के अंदर दोस्तों यही चीज़ पूछी गई है इस बार। रोम का वह विशाल भवन जहाँ तलवारी जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, तो क्या कहलाता था, उसको बोलते थे कोलोजियम। और अभी को जो क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे इस्लाम का उदय और विस्तार पे जो क्वेश्चन है। पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध किन कबीले से था, तो ये कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। अरब कबीले के संगठन का आधार क्या था, तो बुद्धिमत्ता भी होनी जरूरी थी, उदारता भी और व्यक्तिगत साहस भी, तो तीनों थे ये। डी इसका आंसर है। मोहम्मद साहब के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग क्या कहलाए, तो ये कहलाए मुस्लिम अथवा मुसलमान। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर जाना पड़ा था, तो ये मदीना गए थे। और 622 से ही हिजरी संवत का आरंभ भी माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाने की यात्रा क्या कहलाती है, तो इसको हिजरा बोलते हैं। मोहम्मद साहब का देहांत हुआ 632 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाने वाले महादूत थे, तो जबरील उसका नाम था। पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कुरान कहते हैं, जो इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी है। निम्नलिखित में से तीसरा खलीफा था जिसकी हत्या कर दी गई थी, तो ये उस्मान या उस्मान था। तीसरे खलीफा जो उस्मान की हत्या हुई थी ये हुई थी 656 ईस्वी में। उस्मान की मृत्यु के बाद चौथा खलीफा अली बनता है। खलीफा अली की हत्या हुई थी खूफा की एक मस्जिद के अंदर। पहले उमैद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये दमिश्क को इसने राजधानी बनाया था। अली जो मोहम्मद की पत्नी आयशा के विरुद्ध लड़ाई कहलाती है, तो ये कौन सी लड़ाई थी, तो ये ऊँट की लड़ाई थी ये। अली की दूसरी लड़ाई हुई थी सिफिन में, उत्तरी मेसोपोटामिया में ये पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर जो ये रात्रि की यात्रा है, यानी कि मिराज इसको बोलते हैं, से जुड़ा हुआ स्मारक कौन सा है, तो डोम ऑफ रॉक, जिसकी अभी दोस्तों काफ़ी चर्चा रही है। उमैद वंश का उखाड़ने वाला आंदोलन कौन सा था, तो ये दावा आंदोलन था, दावा आंदोलन। अब्द अल मलिक का संबंध था, तो ये उमैद वंश से संबंध रखता था। खिलाफत में चलने वाला सोने का सिक्का क्या था, तो ये दिनार इसको बोलते थे। अब्बासी शासन की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो समरा थी। इम्पोर्टेंट है ये समरा। निसापुर के महत्व को दर्शाने वाले तथ्य कौन से हैं, तो ये सभी हैं। यह सल्जुक तुर्कों की पहली राजधानी थी निसापुर। वह फारसी और इस्लामी शिक्षा केंद्र थी। यह उमर खयाम का जन्म स्थान था। तुगरिल बेग था। तुगरिल बेग क्या था दोस्तों, एक सल्जुक तुर्क था ये। तुगरिल बेग तथा उसके भाई ने खुरासान को जीता था, तो 1037 ईस्वी में जीता था। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, इंजील और न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। धर्म युद्धों में विजय पाने वाले पश्चिमी देश के नागरिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्रैंक बोलते हैं उनको, फ्रैंक। खलीफाओं द्वारा
किए गए धर्मांतरण का प्रभाव था। राजस्व में कमी। खलीफाओं द्वारा नए शहर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो अरब सैनिकों को बसाना नए शहर की। तो खलीफाओं द्वारा बसाया गया फौजी शहर कौन सा था? कूफा, काहिरा और बसरा, तीनों फौजी शहर थे। उमर खयाम ने लोकप्रिय बनाया, तो किसको बनाया? इसने रुबाइयों को बनाया, रुबाई को। 4 पंक्तियों वाला छंद कहलाता है रुबाई। इस्लामी जगत में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी मस्जिद अल जामी के अंदर। कलीला व दीमना में दी गई हैं जानवरों की कहानियाँ जिससे शिक्षा दी जाती है, जैसे कि पंचतंत्र उसका मूल नाम है, जो विष्णु शर्मा की रचना है। इटली का व्यापारिक समुदाय था पीसा, वेनिस और जेनेवा, जो तीनों थे। मिस्र की पुरानी राजधानी थी फुस्तात थी। फातिमियों ने अपनी राजधानी बनाया, किसको बनाया? काहिरा को इन्होंने बनाया था। धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया, तो ये 1291 में ऐसा हुआ था। इस्लामी देशों में बाजार के लेन देन के लिए सिक्के निम्न धातु के बनाए जाते थे, तो ये उपरोक्त सभी के सोना, चांदी और तांबे के। 1001 रातों की कहानियों का संबंध अलिफ लैला से है, जो आज पहले सीरियल आता था, आज से 10 साल पहले। और ये जो क्वेश्चन है ये यायावर साम्राज्य से हैं। मंगोलों का यायावीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में से हुआ था, तो ये हुआ था स्टेपीज से। स्टेपी क्षेत्र के रहने वाले थे ये। मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था, तो ये गोबी मरुस्थल वहाँ पे था। स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम संगठित किया था, ये चंगेज़ खान ने किया था। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो चैनल पे, विजिट कर सकते हो आप, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वर्ल्ड के भी। मैंने 7 वीडियो डाल रखी हैं वर्ल्ड की, आपको सारी ही आपको अच्छी लगेंगी अगर आप उनको चेक करते हो। मंगोल चीन से लाते थे, तो ये क्या क्या लाते थे? कृषि के उत्पाद और लोहे के उपकरण। चंगेज़ खान का जन्म लगभग हुआ था 1162 के लगभग। 1219 से 1222 तक निम्न नगरों ने मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण कर दिया था, तो ये थे सभी शहर थे ये, ओट्रार, बुखारा, निशापुर, हेरात, समरकंद, बलख, सभी को उसने जीत लिया था। दूसरे चरण 1255 से 1300 ईस्वी तक मंगोलों द्वारा विजित कौन सा था? सीरिया, समस्त चीन, ईरान, यानी कि मंगोलों ने इनको जीत लिया 1300 तक। तैमुजिन का प्रथम मित्र एवं विश्वास जो साथी कौन था? तो ये था भोगुरच्चू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ख्वारिज़्म के सुल्तान मोहम्मद को चंगेज़ खां के प्रचंड प्रकोप का भाजक बनना पड़ा, तो ये मंगोलों दत्तों के वध के कारण। मंगोल था कोई दत्तो, उसका वध कर दिया था उसने, इस कारण चंगेज़ खान ने उस पर भी आक्रमण किया था। चंगेज़ खान का प्रारंभिक वास्तविक नाम क्या था? तेमुजीन इसका नाम था। तेमुजीन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, तो इसने किया था 1206 ईस्वी तक, जब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तेमुजीन को मंगोल कबीले के सरदार ने जो उपाधि दी थी वो कौन सी थी? तो ये सार्वभौमिक शासक चंगेज़ खान, समुद्री खान, ये मंगोल कबीले के सरदार ने इसको उपाधियाँ दी थी, इम्पोर्टेंट है ये। चंगेज़ खान ने निशापुर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, तो ये दिया था मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण। चंगेज़ खान की मृत्यु हुई ये 1227 में हुई। जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज़ खान की सेना को गति प्रदान की थी वे थे मंगोल और तुर्क। चंगेज़ खान ने अपने युद्ध अभियान आरंभ किए, तो ये घोर शीत ऋतु में यानी सर्दी में किए इसने। मोके के छोटे भाई हुल्लेंगु के अधीन ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना हुई 1258 ईस्वी में। और ये दोस्तों एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। पेकिंग में महान खान के रूप में कबुलाई खा का राज्यारोहण हुआ 1260 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पर्यवेक्षक रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिन वंशों का जिसके नाम से वर्णन करते हैं, तो ये गोल्डन होर्ड बोलते हैं। तैमूर ने अपने आप को जिस उपाधि से विभूषित किया वो कौन सी थी? तो ये गुरेगेन और शाही दामाद, दोनों उसने उपाधियाँ धारण की थी तैमूर ने, गुरेगेन और शाही दामाद। जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली और आगरा को अधिकार में कब लिया? तो 1526 में। चंगेज़ खान ने निम्न संबोधन द्वारा अनेक ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था, तो ये आड़ा कुछ होता होगा उस टाइम पे संबोधन का कोई तरीका। जो मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकल्प था, तो ये यासा था, यासा ही बोलते हैं इसको, जिससे अकबर भी प्रभावित था। और जो दशमलव पत्ती पर जो सेना वगैरह तो इससे ही ली गई थी, यासा से। 13वीं-14वीं शताब्दी में स्थापित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश साम्राज्य है, तो ये कौन सा है? मंगोल है।
चंगेज खां के पोते जो बाटू ने निम्न देश पर विजय की थी, तो इसने की थी रूस पर, पोलैंड पर और हंगरी पर। तेमुजीन के पिता का हत्यारा तातर कैराइट था। चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र था तोलोय। मंगोल साम्राज्य सुरक्षित यात्रा के लिए मिलने वाले पासों यानी कि फैजा और जरेज के बदले व्यापारी निम्न को चुकाते थे, तो ये क्या चुकाते थे? बाज को। चंगेज खान का जो पोता कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा हुआ है, कौन सा था? कबुलाई खान था। कबुलाई खां। कृषक वर्ग की रक्षा के लिए गज्जन खां ने जो भाषण दिया था उसे तैयार किया था, किसने किया था? ये वजीर रशीदुद्दीन ने किया था, लेकिन इसको भाषण दिया था इसका गज्जन खान ने। निम्न में से चंगेज खान की विधि संहिता का नाम क्या है? तो ये यास है, पहले भी हमने ऊपर किया है ये क्वेश्चन। मंगोल साम्राज्य की संरचना में सबसे अहम भूमिका निभाई यास ने। गज्जन खां 1304 में वंशज था तलोय या तोलुई का। ये नेक्स्ट पार्ट से क्वेश्चन आया। सामंतवाद सब किस जर्मन शब्द से निकला है? तो ये निकला है फ्यूड से। भूमि का टुकड़ा बोलते हैं इसको। फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ झुकाव निम्न में से किस प्रथा के कारण था? तो ये वेसेल्स के कारण था। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग यानी लॉर्ड का घर कहलाता था। मेनार यानी मेनार में वो रहता था, और आसपास क्या है गांव वाले भी रहते थे और खेती वगैरह करते थे। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी, तो फीफ मिलती थी। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग कहलाता था, नाइट्स कहलाता था। चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर टीथ क्या था? तो ये उपज का 10वां भाग था। 529 में इटली में स्थापित मठ था, तो ये सेंट बेनेडिक्ट था। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ 910 में स्थापित था, तो ये कलूनी मठ था। भिक्षु ईसाई के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे, क्या कहलाते थे? तो ये इनको फ्रायर बोलते थे। तीसरे सामंती वर्ग में शामिल थे किसान। कृषि दास अथवा बंधक किसान कहलाते थे, सर्फ इनको बोलते थे। राजा द्वारा लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर टैली देते थे, तो ये किसान देते थे और इसको टैली बोलते थे, इंपॉर्टेंट है ये। सामंती काल में प्रत्येक शिल्प का उद्योग का संगठन क्या कहलाता था? तो ये श्रेणी या गिल्ड बोलते थे। फ्रांस के बड़े चर्च कहलाते थे कैथीड्रल। फ्रांस का बालक शासक था, तो ये लुई 13 था। बालक शासक भी इसको बोला गया, इंपॉर्टेंट है ये। बालक शासक आ सकता है ऐसे कैसे ही। वर्तमान इंग्लैंड में प्रशासनिक प्रणाली है, राजतंत्र है वहाँ पे, क्योंकि आज भी वहाँ राजा सर्वोच्च माना गया है। कैथोलिक चर्च का मुखिया कौन होता है? तो पोप होता है। ये नेक्स्ट पार्ट से है, रेनेसा से संबंधित है। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। कोलंबस अमेरिका पहुंचता है 1492 में। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इटली के अंदर सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए, इंपॉर्टेंट है ये। रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर कौन सा था? ये फ्लोरेंस था, इटली का नगर है ये। मध्यकालीन यूरोप में सबसे अधिक प्रभाव था, तो चर्च का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक हैं, तो ये अल राजी है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये आड्रियस वेसेलियस था। और ये दोस्तों एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, मैचिंग में आया था ये, सेम ऐसे ही दिया गया था चीरफाड़ का। दीपाइटा नामक लेप चित्र बनाया, तो ये माइकल एंजेलो ने बनाया था। दीपाइटा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस इटली के जो भव्य गुंबद का परिरूप निम्न वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था, तो ये था फिलिपो ब्रूनेलेसी। पहले छापेखाने का जो निर्माण किया था वो जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। द प्रिंस जो पुस्तक है मैकियावेली की है। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ये इटली का था। मंटुआ राज्य पर शासन करने वाली महिला कौन सी थी? ये थी इसाबेला दी इस्ते। चर्च की बुराइयों के आलोचक थे, तो ये सभी थे, टॉमस मूर, मार्टिन लूथर, इरास्मस। प्रोटेस्टेंट जो सुधारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर थे। यूटोपिया जो है टॉमस मूर की रचना है। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय किसने बनाया? तो ये केपलर ने बनाया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? ये न्यूटन की देन है, इंग्लैंड का था न्यूटन। गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि गैलीलियो ने अपने किस ग्रंथ में की थी? तो ये दी मोशन में की थी, बुक है इसकी ये। पेरिस अकादमी की स्थापना हुई थी 1670 के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये डेट।
लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई 1662 में। इंपॉर्टेंट है ये लंदन में रॉयल सोसाइटी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। कहीं कहीं नील नदी भी आंसर में आती है। यूरोपीय लोगों को आरावाक लोगों की निम्न विशेषता बहुत पसंद थी, तो ये थी हैमाक। मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में सभ्यता पनपी, तो ये एज़टेक, एका और माया सभी पनपी थी यहाँ पर। एज़टेक समाज में राजा को पृथ्वी पर निम्न देवता का प्रतिनिधि माना जाता है, तो ये सूर्य को माना जाता है। एज़टेक लोगों द्वारा मैक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू कहलाते हैं, तो ये चिनिम्पा कहलाते हैं। एज़टेक राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण हुआ 1325 के अंदर। इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आती हैं हमेशा एग्जाम में। एज़टेक बच्चों को सैनिक अधिकारी तथा धार्मिक नेता बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था काल मेकाक के अंदर। दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों में सबसे बड़ी थी एका या क्वेचुआ सभ्यता। प्रथम इका शासक कौन था? ये मैको था, मैको कपाक। प्रथम इका शासक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी कुज्को के अंदर। इका लोगों के प्रशासन की भाषा क्वेचुआ थी। इका सभ्यता का आधार था कृषि। और इका सभ्यता पे दोस्तों कई बार क्वेश्चन एस्टेट में भी पूछे जा चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। इका लोगों की हिसाब लगाने की गणितीय प्रणाली कौन सी थी? तो ये क्विपू थी। कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक, ये आविष्कार इसका कब हुआ था? 1380 के अंदर हुआ था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी 1453 के अंदर। ये लास्ट ईयर में भी दोस्तों 2019 के एस्टेट में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। पुर्तगाल स्पेन से कब अलग हुआ? ये 1139 में हुआ। ये भी दोस्तों एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र तथा भूगोल पर पुस्तक जो इमगो मूडी का लेखक कौन था? इमगो मूडी, याद रखिए बुक का नाम है। कार्डिनल पियर डिएली था। कोलंबस वास्तव में जिस द्वीप पर पहुंचा वह था गुआना हानी। इम्पोर्टेंट है ये कोलंबस को लेकर। अमेरिका का नामकरण निम्न के नाम पर किया गया है, तो ये अमेरिगो वेसुपुसी के नाम पर किया गया है। आंसू भरी रात का संबंध किससे है? एज़टेक स्पेनिश युद्ध से। लैटिन अमेरिका कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। औद्योगिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई? तो ये ब्रिटेन के अंदर आई और उसके बाद बेल्जियम में आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में कृषि क्रांति का दौर आया, तो ये 18वीं शताब्दी में आया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंग्लैंड। धवन भट्टी या कोक संचालित का आविष्कार किया था प्रथम अब्राहम डर्बी ने। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। जो जितने भी आविष्कार हुए हैं औद्योगिक क्रांति को लेकर के या कृषि क्रांति को लेकर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अब की बार भी डीएसएसबी के अंदर पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। फीमेल में भी पूछे गए हैं और इसके मैंने एक वीडियो डाल रखी है, यानी ये शॉर्ट ट्रिक से आपको वहाँ पे बताया गया है कि आप इस आविष्कार को कैसे याद रख सकते हो कि किसका आविष्कार है। आप वो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वर्ल्ड की प्लेलिस्ट है एक, उसमें जा कर के आप चेक करना, उसमें आपको सामने मिल जाएगी वीडियो। अलोडन भट्टी तथा बेलन मिल का जो आविष्कार किया था वो हेनरी कोर्ट ने किया था। विश्व का पहला लोहे का पुल 1779 में सेवन पर बनाया, तो ये तृतीय अब्राहम डर्बी ने बनाया था। थॉमस न्यू कोमेन ने भाप का इंजन बनाया था 1712 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इंग्लैंड की पहली नहर थी, तो ये वर्सली कैनाल थी। इंग्लैंड की पहली नहर 1766 में बनाई गई जेम्स ब्रिंडली के द्वारा। भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन 1814 में बनाया गया था स्टीफेंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रिटेन में लुडिज्म नामक आंदोलन चलाया गया नेड लुड के द्वारा। पीटरलू का नरसंहार 1819 के अंदर हुआ। 1819 इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, 1819। ब्रिटिश सरकार ने खान आयोग स्थापित किया 1842 के अंदर। पफिंग डेविल यानी कि फुफकारने वाला दानव नामक इंजन का आविष्कार किया था रिचर्ड ट्रीविथिक ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो एक खनन उद्योग में इसका यूज़ हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी देशों के अधिकांश उपनिवेशों की राजभाषा क्या थी? तो ये अंग्रेजी थी, जितने भी उपनिवेश थे। अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति क्या है? एक तीर की नोक है। कंटीले तारों की खोज 1873 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये, जो बाड़बंदी में यूज़ हुई थी। कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित किया गया था 1867 के अंदर। आंसुओं की राह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न कबीले से है, तो ये है चिरोकी कबीले से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो यह कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय समयाचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 मई को मनाया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम पूरा हुआ था 1870 के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स कब पारित हुआ, तो ये 1954 के अंदर हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैनबरा का ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल की राजधानी कब बनाया गया, तो इसको 1911 में बनाया गया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तब हमारी दिल्ली की भी घोषणा की गई थी 1911 के अंदर ही, लेकिन 1912 में दिल्ली जो है राजधानी बनती है और घोषणा उसकी होती है 1911 के अंदर, कलकत्ता से दिल्ली। प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है, तो ये सिमा छियन को माना जाता है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, जो चाइना की है। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह जो है हान है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, इसका प्राचीन नाम क्या है, एडो है। जापान में मेजी पुनर्स्थापना हुई थी 1867 और 68 में। जापान की पहली रेल लाइन जो 1870-72 में बिछाई गई थी, टोक्यो से योकोहामा के बीच बिछाई गई थी, यह चली थी। जापान में पहला रेडियो स्टेशन खुला था 1925 के अंदर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ अधिवेशन हुआ था 1825 में कांग्रेस का कानपुर के अंदर, सरोजनी नायडू जिसकी अध्यक्षता थी, और यहाँ पे कुछ हिंदी दिवस वगैरह भी मनाया गया था, कुछ ऐसा है, आप पढ़ना उसके बारे में। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के निम्न स्थानों पर हमला किया, तो ये किया था पर्ल हार्बर पर। इसी वजह से अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वार में। जापान के निम्न नगरों पर नाभिकीय परमाणु बम गिराए गए, तो ये गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में 3 और 6 अगस्त को, या 6 और 9 अगस्त, दो में से डेट हैं। उगते हुए सूर्य का देश जापान। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे कहा जाता है, या चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सनायत सेन थे। रूसी जापानी युद्ध हुआ 1905 में, रूस जापान युद्ध 1905 में हुआ था। चीन में माचू शासन का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई 1911 के अंदर। सेम क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर के एचटेट में पूछा गया था, चेक कर सकते हो आप। सनायत सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग के नेता कौन बने थे, तो ये थे चियांग काई शेक। पीकिंग विश्वविद्यालय जो चीन में है, इसकी स्थापना हुई थी 1902 के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये। चीनी कम्युनिस्ट या साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 के अंदर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की स्थापना 1949 में हुई थी। ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की चियांग काई शेक ने की, तो ये चियांग काई शेक ने की थी ताइवान के अंदर। चियांग काई शेक की मृत्यु हुई थी 1975 के अंदर। सरबराह की तानाशाही शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों ये थे हमारे 11th क्लास के जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। तो आपने अंत तक वीडियो को देखा, धन्यवाद इसके लिए। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।